Assalamu alaikum students. My name is Ehsan Zubair. I am tutor of ACCA skills level, especially F7 में पढ़ा रहा हूँ एट अकाउंटेंसी हब। हम लोगों का आज टॉपिक है IFRS 5। IFRS 5 बेसिकली स्टैंडर्ड है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। तो एक क्विक रिवीजन में इसको समझते ही है क्या। नॉन करंट एसेट का तो हम लोगों को पता है ऐसा कोई भी एसेट जिसकी लाइफ ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हो, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये हाफ तौर पे जिसमें जिसमें आपको फायदा यानी बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा हो, बिजनेस करने के लिए आपने वो एसेट लिया हो, तो ऐसे एसेट को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपके एसेट की लाइफ पूरी हो जाती है, या आपकी एसेट की लाइफ पूरी नहीं होती, लेकिन आप जो है ना वो ये प्लान करते हैं कि हमने इस एसेट को आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो डेफिनेशन क्या है, एसेट whose carrying value will be recoverable, यानी एसेट एसेट जिसकी कैरिंग वैल्यू अब रिकवरेबल होगी, यानी उसके जो पैसे आएंगे हमें थ्रू द सेल रेदर देन यूज। यानी ऐसा एसेट जिसको आप क्लासिफाई कर रहे हो कि इससे अब जो हमें बेनिफिट आना है, फाइनेंशियल बेनिफिट आना है, जो पैसा आना है, डॉलर आने हैं, वो सेल करके आना है, यूज करके नहीं आने। जनरली नॉन ट्रेड एसेट जब आपके पास यूज हो रहे होते हैं तो आपको पैसा बना के दे रहे होते हैं, डायरेक्टली पैसा नोट नहीं निकाल रहे होते, लेकिन यूज हो रहे होते हैं प्रोडक्शन में, हेल्पिंग में, एडमिन में, और ये बदले में कस्टमर आता है, कस्टमर पैसा देता है, तो वो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एसेट्स होते हैं कि जो आपको पैसा जनरेट करके दे रहे होते हैं। लेकिन अभी बात ये है कि अगर नियत ये हो गई कि एसेट को बेचना है और बस पैसा लेना है, तो अब वो एसेट IS 16 में, नॉन करंट एसेट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि अब आपको कैलकुलेट, अब आपको उसको लेके चलना पड़ेगा एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। देखते हैं IFRS 5 इस पे क्या कहता है। IFRS 5 कहता है कि इसको सबसे पहले प्रेजेंट किस तरह करना है। देखो, हम नॉन करंट एसेट की अगर बात करें, अगर हम जनरल नॉन करंट एसेट की बात करें, तो नॉन करंट एसेट में हमारे पास, नॉन करंट एसेट में हमारे पास जो SOFP ट्रीटमेंट है वो ये होता है कि सबसे पहले इज्जत इसी को दी जाती है, किसी भी नॉन करंट एसेट को, उसके बाद करंट एसेट लेके जाते हैं। लेकिन यहां स्टैंडर्ड कहता है कि अगर तुमने एक एसेट को बेचने की नीयत कर ली है, यानी तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि विद इन 12 मंथ्स ये एसेट तुम्हारे साथ नहीं है, विद इन 12 मंथ्स ये एसेट सेल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये तो फ्रेमवर्क के खिलाफ बात चली गई। क्या बात, कि एक एसेट जिसमें इंटेंशन तुम्हारी बेचने की है विद इन 12 मंथ्स, तुम तो चाह रहे हो आज ही बिक जाए, 12 मंथ्स तो बहुत दूर की बात है। अब स्टिल तुम अगर उसे नॉन करंट एसेट में लेके जाओगे तो यहाँ पे फ्रेमवर्क के खिलाफ आ जाएगी, क्योंकि नॉन करंट एसेट में आप वो एसेट्स लेके जा सकते हो जिनका फायदा लॉन्ग टर्म में हो, ओवर 1 ईयर हो। इसीलिए पहली चीज क्या है प्रेजेंटेशन की, कि इसको आपने रिप्रेजेंट करना है एज करंट एसेट। दूसरा, क्योंकि अब ये यूज नहीं हो रहा, इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। तीसरा, इसके कुछ क्राइटेरिया मीट होने चाहिए HFS यानी हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई होने के लिए। यानी अगर आप चाहते हो कि एक वन ऑफ द नॉन करंट एसेट है उसको आपने करंट एसेट में एज एन HFS लेके जाना है, तो पहली चीज कि वो करंट एसेट में जाएगी, वो तो हमने लिख लिया। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तीसरी चीज, इसके कुछ क्राइटेरिया है जो मीट होने चाहिए। अब जो क्राइटेरिया मीट होने चाहिए उन पे बात करने जा रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज, पहला क्राइटेरिया ये है कि एसेट इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल, एसेट फौरन बिकने के लिए हो इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरी नीयत है उसको बेचने की। मेरे पास एक कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है, वो कहता है हाँ भाई बेच रहा है, मैं कहता हूँ हाँ बेच रहा हूँ। तो मैं कहता है, वो मुझे कहता है इसी हालत में बेच रहा है, मैं कहता हूँ यार मैं इस हालत में नहीं बेचूंगा, मैं इसके अंदर एक आधा काम करूंगा फिर बेचूंगा। तो मैं उसे बोलूंगा कि जब तक तुम उसमें वो उसको उस हालत में नहीं लाओगे जिस हालत में तुमने उसको बेचना है, तब तक वो तुम उसे HFS में ट्रीट नहीं कर सकते। सेम बात यहाँ पे है कि जिस हालत में वो एसेट है, उसी हालत में तुमने अगर बेचना है, तो पहला क्राइटेरिया तुम्हारा मीट हो रहा है। यानी तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने भी इस पे थोड़ी बहुत मेंटेनेंस रिपेयर करवानी है फिर मैं बेचूंगा। तो अगर मेंटेनेंस रिपेयर करवानी है तो तब तक तुम उसको HFS में ट्रीट नहीं कर सकते। उसको जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में तुम बेचने की नीयत रख रहे हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, सेल इज हाईली प्रोबेबल, और तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जो सेल है, तुम्हें पता हो कि जो एसेट ने बिकना है वो हाईली प्रोबेबल हो। हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है, या सेल इज हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है, इसके आगे 4 पॉइंट स्टैंडर्ड दे रहा है। तो बेसिकली हम स्टार्ट कहां से होते हैं, प्रेजेंटेशन से, जिसमें हमने कहा था कि उसको करंट एसेट में लेके जाना है, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज नहीं करनी, क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। और क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया ये है कि एसेट फौरन उसी कंडीशन में, उसी हालत में बेचने की नीयत तुम रखते हो। दूसरा, सेल हाईली प्रोबेबल हो, और हाईली प्रोबेबल में स्टैंडर्ड तुम्हें 4 बातें बता रहे हैं। वो 4 बातें तुम्हारे पास क्या है।
हाईली प्रोबेबल में पहली बात यह है, सेल इज एक्सपेक्टेड इन 12 मंथ्स। तुम उम्मीद रखते हो, कंफर्म उम्मीद रखते हो कि 12 महीने में एसेट बिक जाएगा। प्रोग्राम टू लोकेट बायर स्टार्टेड, तुमने बायर ढूंढना शुरू कर दिया। ये नहीं कि तुमने कहा मैंने बेचना है और कस्टमर तक बात ही नहीं पहुंच रही, तुमने कहीं किसी भी दराज का OLX की मदद नहीं ली, तुमने कहीं बेचने के लिए एडवर्टाइज नहीं किया, तुमने किसी को बोला नहीं, तो भाई तुम्हारी इंटेंशन ही, तुम दो नंबरी कर रहे हो, तुम सिर्फ करंट एसेट्स को लेके जाना चाह रहे हो। मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल एंड इट इज लाइक अनलाइकली टू चेंज डिसीजन। पूरी मैनेजमेंट का जो प्लान करी है बेचने का, वो पक्का प्लान रख रही है बेचने का, और ये बड़ा मुश्किल है कि वो प्लान चेंज करे। मतलब वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उन्होंने बेचना ही है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ यार बेचना है या शायद नहीं बेचे, नहीं 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 नहीं, सेम उसी हालत में एसेट बेचना है। और मैनेजमेंट जो बेच रही है वो इंटेंशन रखती है कि वो बेचेगी, और उनका डिसीजन बदलेगा नहीं। आगे, डिमांड प्राइस इज रीजनेबल इन रिलेशन टू मार्केट वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फॉर एग्जांपल, मैं एक एसेट बेचना चाह रहा हूँ, मुझे पता है यार बेचने को ये 12 महीने में बिक जाएगा। हाईली प्रोबेबल का पहला पॉइंट पूरा हो गया। मैंने बायर ढूंढना भी शुरू कर दिया, दूसरा भी पूरा हो गया। मैनेजमेंट भी कमिटेड है, तीसरा हो गया। और अनलाइकली भी नहीं है, मतलब कि वो चेंज करे डिसीजन। उन्होंने डिसीजन चेंज नहीं करना, वो कह रहे हैं हाँ हम बेचेंगे, लेकिन मार्केट में उस चीज की प्राइस चल रही है 500 और मैंने लगाई हुई है 5,000। इसका मतलब मैं गेम ही कर रहा हूँ, मैं बेचने की नीयत नहीं रख रहा। तो नॉन करंट एसेट में ये चार चीजें अगर क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, पहली ये वाली, तभी सेल इस हाईली प्रोबेबल होगी। दूसरा, कि एसेट उसी वक्त इमीडिएटली उसी हालत में बिकने के काबिल हो, ये नीयत आपकी हो। तो ये दो पॉइंट्स अगर पूरे हो रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ, हम इस एसेट को अब से HFS में ट्रीट करें, प्रोवाइडेड कि उससे पहले हमने दो चीजों का ख्याल रखा हो कि हम इसको करंट एसेट में ट्रीट करना और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब इस सारे में हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट क्या जाएगी, इस सारे में हमारी इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, हम कैसे मेजर करेंगे इस चीज को। हमने सोच लिया हाँ यार क्राइटेरिया मीट है, नॉन करंट एसेट अब से नॉन करंट एसेट नहीं बल्कि हेल्ड फॉर सेल ट्रीट होगा। हम कहते हैं ओके डन है, डन है। अब इसको इनिशियली रिकग्नाइज करो। तो इनिशियल मेजरमेंट क्या है कि आप लोअर ऑफ लोगे कैरिंग वैल्यू और नेट सेलिंग प्राइस। कैरिंग वैल्यू ये वो जो उस दिन की कैरिंग वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एसेट को, नॉन करंट एसेट को शिफ्ट किया, हेल्ड फॉर सेल पे। मुझे पता चला उस दिन उसकी कैरिंग वैल्यू है 1,000, उस दिन कैरिंग वैल्यू है 1,000, लेकिन मैंने साथ ही मैच किया नेट सेलिंग प्राइस के साथ। नेट सेलिंग प्राइस ये की होता है कि आप इस एसेट को आज बेचो तो कितना नेट कमा लोगे। नेट सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला ये भी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब एज्यूम करते हैं कि मैंने देखा कि यार ये एसेट जो है ना मेरा बिक जाएगा 1,300 में, और मुझे कॉस्ट टू सेल जो है ना वो 200 लगानी पड़ेगी, तो ये मेरी नेट सेलिंग प्राइस आ गई 1,100। अब एक साइड पे मेरी कैरिंग वैल्यू है 1,000, एक साइड पे मेरी नेट सेलिंग प्राइस है 1,100। यहां पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इन दोनों का लोअर ऑफ लेके चलना है। अगर 1,000 लोअर ऑफ है, ठीक है, हम कहेंगे कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अंडर करंट एसेट विल बी क्लासिफाइड एट $1,000। इन द सिनेरियो वेयर नेट सेलिंग प्राइस विल बी लोअर देन द कैरिंग वैल्यू, उस सिनेरियो में फिर हम वो वैल्यू लिखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 1,100 की जगह 900 होती, तो इनिशियली ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1,000 की जगह 900 लिखते हैं। तो इन दोनों का लोअर ऑफ लेना है। इसके पीछे बैकबोन में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस क्या कहता है, एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना। अब वो उसने ये तो नहीं कहा कि नॉन करंट एसेट, आप ये तो नहीं कह सकते वो तो एसेट की कैटेगरी से निकल गया। अरे भाई वो एसेट की कैटेगरी से निकल के एसेट की कैटेगरी में ही गया है, एक नॉन करंट एसेट से करंट एसेट में ही गया है। प्रूडेंस का रूल स्टिल सेम है, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो इस लिहाज से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी लोअर ऑफ वैल्यू है उसको लिखना है। अच्छा, लेकिन एक बात यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड लाइन में लिखा है। जरा एक इंपॉर्टेंट बात है, इफ नेट सेलिंग प्राइस इज लोअर, जैसे ये वाला सिनेरियो हो जाए, अगर मैं इसको 1,300 में से 400 माइनस करता हूं तभी 900 आता है ना। अगर 1,000 की जगह ये 900 हो जाए, अब यही वाला सिनेरियो की आगे बात हो रही है कि इफ नेट सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू, डिफरेंस विल बी इंपेयरमेंट लॉस एज पर IFRS 5, इट विल बी चार्ज टू P&L। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले अगर तुम लोगों ने IS 36 इंपेयरमेंट समझ लिए फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं समझा तो इतना बता दूंगा कि तुम्हें इतना समझ आ जाएगी इंपेयरमेंट बुक करनी है। वही कह रहा है कि अगर तुम्हारा सिनेरियो जब तुम इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसी वक्त तुमने देखा कि कैरिंग वैल्यू और नेट सेलिंग प्राइस में से नेट सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब तुमने एक एसेट को 1,000 क्लासिफाई किया हुआ था, 1,000 लिखा हुआ था, तुम अपनी औकात 1,000 बता रहे थे उस एसेट के मुताबिक, लेकिन असल में तुम्हारी औकात 900 पे थी।
तो जो ये 100 रुपए का डाउनफॉल था, ये तुम्हारे जेब में पहले था नहीं था? चलो पहले होता तो हम डेप्रिसिएशन में ले जाते, कुछ ना कुछ कर लेते, नहीं था ना, अनएक्सपेक्टेड है ना। तो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज इम्पेयरमेंट, तो हमें वो इम्पेयरमेंट बुक करनी है और हमें उसको पीएनएल में चार्ज करना है। यानी कि अगर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है, अब मैंने नीचे लिखी हुई है, जैसे देखो, अगर आप देखो कि एक एसेट है जिसकी कैरिंग वैल्यू 3,000 है, आज वो एसेट क्राइटेरिया पूरा कर गया और एचएफएस में आ गया, उसकी नेट सेलिंग प्राइस है 3500, तो मुझे पता है नेट सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, फिर तो कोई इंपेयरमेंट नहीं, क्योंकि कैरिंग वैल्यू ऑलरेडी कम लिखी है, जो नेट सेलिंग प्राइस है बेस की जो पैसा ना वो ज्यादा है, तो कैरिंग वैल्यू कम लिखो, फिर इंपेयरमेंट नहीं। इंपेयरमेंट कब होती है? जब तुमने लिखी हो वैल्यू ज्यादा, कल को पैसे तुम्हारी जो उम्मीद नेट सेलिंग प्राइस है वो कम आनी हो, तब तुम अपनी औकात से ऊपर लिख रहे होते हो, तो हम कहते हैं इंपेयरमेंट चार्ज करो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, कैरिंग वैल्यू कम भी चार्ज कर दोगे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब अगर देखो यहाँ कोई मसला नहीं है ना, या हम कहेंगे इंपेयरमेंट नहीं है, लेकिन यही अगर कैरिंग वैल्यू होती 3,000 और नेट सेलिंग प्राइस होती 2,800, तो हम कहते हैं यार एक तो मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि तुमने इंपेयरमेंट यहाँ पे चार्ज करनी है। एंट्री तो हम सीखते हैं क्या होगी, लेकिन इंपेयरमेंट तुम्हें चार्ज करनी है, और इंपेयरमेंट कितनी होगी? यहाँ पे 200 की इंपेयरमेंट होगी कि नेट सेलिंग प्राइस कम है कैरिंग वैल्यू से। अब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, हम यहाँ पे बेसिकली इनिशियल मेजरमेंट की एंट्री देखने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। उसको अगर हम देखें, तो जब हमारा ये वाला केस था कि जब नेट सेलिंग प्राइस ज्यादा थी और इंपेयरमेंट कोई नहीं थी, तब तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि क्रेडिट, देखो अगर आप देखो तो वो एक एसेट की क्लास से निकल रहा है, जिस एसेट की क्लास से निकल रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट नॉन करंट एसेट, एज पर IS 16 लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि IS 16 में ही क्लासीफाई हुआ। और डेबिट कर दो नॉन करंट एसेट, लेकिन अब उसको किस में लिखोगे? HFS यानी हेल्ड फॉर सेल में। और चूंकि पहले तुमने देखो एसेट जब पहले लिखा हुआ था वो कैरिंग अमाउंट पे लिखा हुआ था, तो 3,000 की कैरिंग अमाउंट पे लिखा हुआ था, और आफ्टर दैट भी 3,000 पे ही लिखना है ना। HFS में लोअर ऑफ में दोनों में क्या है? 3,000, ये तो 3,000 ही लिखना है। लेकिन दूसरी साइड पे क्रेडिट नॉन करंट एसेट जिससे निकला, यानी IS 16 जहां से वो निकला, वो वैल्यू वो होगी जो कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट उस आपने IS 16 के मुताबिक तो उस नॉन करंट एसेट को उस 3,000 पे लिखा हुआ था ना, वो तो अब जब HFS में आ रहा तब आपने देखा यार लोअर ऑफ में ये आ गया, लेकिन जब लिखा हुआ था IS 16 के तरीके से लिखा हुआ था, तब तो 3,000 पे लिखा हुआ था, तो उतने से डेबिट हुआ था पहले, आपने क्रेडिट कर दिया, और इसको अब डेबिट कर दिया, आप ले आए नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल पर। हेल्ड फॉर सेल पर जब लाए तो आपको पता चला लोअर ऑफ पे लिखना है, ये तो हो गया 2,800। अब मसला पड़ गया, एंट्री सेम नहीं है, तो कोई मसला नहीं, किस साइड पे फर्क है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या डालेंगे? हमें एक लॉस हो गया, इस लॉस का नाम मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस 200 का। तो बात ये है कि जब नेट सेलिंग प्राइस कम होगी कैरिंग वैल्यू से, उस सिनेरियो में हम जो क्रेडिट पे नॉन करंट एसेट जो नॉर्मल है उसको तो कैरिंग अमाउंट से करेंगे, लेकिन डेबिट पे नेट सेलिंग प्राइस से करेंगे, क्योंकि लोअर ऑफ पे लेके जाना है। डिफरेंस विल बी द इम्पेयरमेंट लॉस, जिसको हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ये थी हमारी इनिशियल मेजरमेंट एज पर IFRS 5। तो इसके आगे के लिए, फर्दर टॉपिक्स के लिए आप यूट्यूब को हमारे ज्वाइन करें, और कंप्लीट कोर्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, और टेस्टिंग सिस्टम्स और सपोर्ट के साथ प्रॉपर बैचेस हमारे ऑनगोइंग चल रहे हैं। बाकी वेबसाइट हमारी विजिट करें www.accountancyhub.net, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और आप लोग अगर चाहें तो मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, accountancyhub.net, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख रहा हूँ फॉर एनी सपोर्ट, क्योंकि टेस्टिंग सिस्टम्स और इन चीज को भी हम लेके आ रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स वगैरह के लिए आसान हो। मॉक एग्जाम्स गाइडेंस के साथ, फीडबैक के साथ हम स्टार्ट करें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।